गुड मॉर्निंग। सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग ने तीसरा लेसन शुरू किया था एसपी में कंपनी की स्थापना विधि, जिसमें हमने 2 मुद्दे देख लिए थे। स्थायी अस्तित्व, कंपनी कृत्रिम व्यक्तित्व धारण करती है और उसका अस्तित्व स्थायी है। सदस्यों की मृत्यु या बीमारी का कंपनी के अस्तित्व पर कोई असर पड़ता? कोई सदस्य की मृत्यु हो गई या बीमार हो गया तो कंपनी बंद होती नहीं है, इसलिए वो स्थायी अस्तित्व है। अलग संपत्ति, कंपनी को अलग अस्तित्व प्राप्त होने के कारण वह अपने नाम पर संपत्ति खरीद सकती है। जब मैंने ये मुद्दा समझा तब भी बताया था कि जो भी संपत्ति खरीदते कंपनी के नाम पर होती है। तो कंपनी के पास 5 करोड़ की संपत्ति है और 7 करोड़ का दायित्व, ये मुद्दा दिया था। तो 5 कर्ज 7 करोड़ का है, तो अपनी संपत्ति बेचकर 5 करोड़ चुका देगी तो 2 करोड़ बचेगा। अब अन्य साझेदार लाएंगे घर से तो असीमित दायित्व वाली कंपनी, और अन्य साझेदार का कोई संचालन का कोई यहाँ पर फर्ज नहीं है क्योंकि सीमित जिम्मेदारी वाली है। तो अन्य संचालक अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर कर्ज नहीं चुकाएंगे, तो वो सीमित दायित्व वाली कंपनी हुई। उसी तरह यहाँ पर कि जो भी प्रॉपर्टी है कंपनी अपने नाम से खरीद भी सकती है, बेच भी सकती है। अंशधारकों का कंपनी की संपत्ति पर कोई अधिकार रहता नहीं। तो अंशधारक के कंपनी के मालिक है, पर वो कितने मालिक होंगे? जितना उन्होंने शेयर खरीदा उतने मालिक। लेकिन कंपनी ने प्रॉफिट किया हुआ है, अंशधारकों को डिविडेंड दे दिया, फिर जो पैसा बच गया उसके ऊपर अपने नाम से जो संपत्ति खरीदी उस पर सिर्फ कंपनी का हक रहता है, शेयरधारकों का नहीं। शेयर हस्तांतरण, कंपनी के शेयर अन्य व्यक्ति को बेचना, परिवर्तन करना। नियमित पत्र में दर्शित नियम के अनुसार कंपनी के शेयर परिवर्तन हो सकते। परिवर्तन का मतलब अन्य व्यक्ति को देना। कंपनी मुकदमा कर सकती है और कंपनी पर मुकदमा हो भी सकता है। कंपनी अगर उनके साथ कुछ अन्याय या कोई व्यक्ति ने गड़बड़ी या धोखा किया हुआ है तो कंपनी मुकदमा कर सकती है, और अन्य व्यक्ति भी मुकदमा कर सकता है कि कंपनी ने उसके साथ गलत किया, पगार नहीं चुकाया, नियमों का पालन नहीं किया, या उसको गलत वस्तु दे दी, या उनके मानहानि, या कोई भी इस प्रकार से दावा कोई व्यक्ति है वो कंपनी के ऊपर कर सकता है, और कंपनी है वो व्यक्ति के ऊपर कर सकता है। कंपनी कानून के अनुसार कंपनी कानूनी व्यक्तित्व होने के कारण वह किसी भी कानूनन मुकदमा कर सकती है, और त्राहित व्यक्ति कंपनी के अनुबंध का पालन नहीं करने पर या अन्य कारण से मुकदमा कर सकता है। तो कोई व्यक्ति है वो कंपनी ने करार का पालन नहीं किया तो कंपनी के ऊपर केस कर सकता है, और कंपनी है वो व्यक्ति के ऊपर केस कर सकते हैं। व्यावसायिक संचालन, कॉर्पोरेट क्षेत्र व्यावसायिक मैनेजरों को आकर्षित करने की क्षमता रखता है। व्यावसायिक मैनेजर कार्यकुशल और गतिशील होते हैं जो कंपनी की प्रगति को शिखर पर ले जाते। मतलब कि कंपनी है वो व्यावसायिक संचालन, लोगों को व्यवसाय में कैसे संचालन करना है, कुशल मैनेजर को गतिशील और उनकी प्रगति और उनको नए नए विचारों का उनके अंदर विकास करता है। अच्छे नई प्रवृत्ति कंपनी को आगे बढ़ाना, कंपनी के अंदर कुछ नया संचालन अच्छी तरह से करना, ऐसे व्यक्तियों को कंपनी आकर्षित करती है। वित्तीय व्यवस्था, कंपनी शेयर और डिबेंचर द्वारा एकत्रित पूंजी से व्यवसाय का प्रारंभ करती है। कंपनी के अंदर पैसा कहाँ से आता है? तो शेयर और डिबेंचर बेचे और पैसा आता है, उस पैसे से कंपनी अपना संचालन करती है और अपना व्यवसाय चलाती है, प्रोडक्ट का उत्पादन, मशीनरी खरीदना और इस तरह से। तो पहले तो कंपनी किसे कहते हैं, कंपनी की हमने लाक्षणिकता देखी। अब हम देखते हैं कंपनी की स्थापना करनी कैसे है। तो कंपनी की स्थापना करने के लिए कानूनी व्यवस्थाओं का पालन करना पड़ता है। स्थापना विधि जटिल और खर्चीली है। यह कार्य अचानक नहीं हो सकता, किंतु इनके लिए आपको समयावधि विचारना और उससे पहले के बहुत सारे प्रिपरेशन मतलब कि तैयारियों करनी पड़ती है। आज सोचा और तुरंत कंपनी खोल ली, इस तरह से होगा नहीं। बहुत लंबी विधि है, जटिल है, अलग अलग बहुत सारे फॉर्म भरने पड़ते हैं, डॉक्यूमेंट तैयार करने पड़ते हैं, फाइलें बनानी पड़ती है, करार करना पड़ता है। तो बहुत जटिल और खर्चीली विधि है पंजीकरण करवाना और ये सब। तो स्थापना से पहले क्या तैयारी करनी है और स्थापना के बाद क्या तैयारी करनी है, ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। तो पहले स्थापना या पंजीयन मतलब कि आप उस दस्तावेज जो बनाए उसको आप सिक्का लगवा के, मुहर लगवा के उसका पंजीकरण करो। तो स्थापना या पंजीकरण के पूर्व पहले क्या किया जाता है, मतलब आपको कंपनी खोलनी है तो उससे पहले आपको क्या प्रिपरेशन, क्या तैयारी करनी पड़ेगी।
यह कंपनी की स्थापना का प्रथम सोपान है। इस प्रारंभिक अवस्था में कंपनी की स्थापना होने की संभावना, साधनों की व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था की जांच की जाती है। यानी कि कंपनी को कैसे खोलना है, कौन से साधन चाहिए, पैसे कैसे प्राप्त किए जाएंगे, ये सब यहाँ पर सोचा जाता है। कंपनी की स्थापना विधि, स्थापना से पहले क्या करते, तो व्यवसाय स्थापित करने का विचार, पहले तो व्यक्ति के मन में विचार आता है कि मुझे कंपनी खोलनी है, मुझे यह प्रोडक्ट बनानी है, इतने एरिया में, मुझे सब ऐसे विचार करता है। तो पहले मन में विचार करता है, फिर उसकी प्राथमिक जांच करके फिर मैंने जो सोचा है वो सही है ना, मुझे कंपनी खोलनी चाहिए नहीं, फिर उसकी विस्तृत में जांच, अलग अलग निष्णातों को मदद, और उससे पहले लोगों को पूछता है, राय लेता है, अपने माल कहाँ से मिलेगा, और जो उसने सोचा है उसके बारे में, बाजार की स्थिति क्या है, ऐसी पूरी, पैसे मुझे कहाँ से प्राप्त होंगे, मुझे कौन कौन सी सुविधा की तैयारी करनी, मुझे किस किस की मदद चाहिए, मुझे क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी, विस्तृत में चर्चा। उसके बाद विस्तृत में जांच करने के बाद वो साधन मुझे कहाँ से प्राप्त होंगे, साधनों की प्राप्ति और ये व्यवस्था करेगा। उसके बाद पैसों की प्राप्ति, पैसे, ये 5 सोपान होने के बाद वो कंपनी खोलने के लिए आगे बढ़ सकता है। ये 5 चीज़ें नहीं होगी तो कंपनी तो खोल ही नहीं सकता। तो खोलने, स्थापना से पहले ये 5 वस्तु होती है कि पहले उसके मन में विचार आता है कंपनी खोलने का। तो कंपनी स्वरूप में व्यवसाय की स्थापना विषयक विचार किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को आता है। एक व्यक्ति को आएगा या 5-6 व्यक्ति मिलकर सोचेंगे हमको कंपनी खोलनी है, उसको बोलते हैं प्रवर्तक। यह विचार उसे व्यवसाय की स्थापना की तरफ ले जाता है। प्रवर्तक इस कल्पना शक्ति, और देखो प्रवर्तक यानी जो व्यक्ति विचार करता है उसे कहते हैं प्रवर्तक, इस कल्पना शक्ति और सर्जन शक्ति को पोषता है। मतलब पोषता है मतलब जो विचार उसके मन में आया है तो उसको पोषण देना, मतलब उसको और आगे ले जाना कि भाई क्या आगे कर सकते हैं, ये विचार है तो उसमें मुझे आगे कैसे बढ़ना है। इसमें वह अनेक जोखिम सहन करने के लिए बीज बोने की तैयारी करता है तथा मानव शक्ति और माल सामग्री के क्रियाशील करके उसे व्यवसाय की तरफ गति प्रदान करता है, तब कंपनी का अस्तित्व आता है। अतः कंपनी का प्रवर्तक मानस पुत्र कहा जाता है। यहाँ पर अंडरलाइन करें, और ये उसका कारण है। मानस पुत्र क्यों कहा जाता है, तो आपको यहाँ पर ये कारण दर्शाना है कि जब व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह कंपनी खोलना, उसकी स्थापना करने के बारे में विचार करते हैं और अपने विचारों को वो पोषते हैं कि कंपनी की स्थापना करनी है, उसके लिए मुझे जो भी जोखिम उठाना पड़ेगा, पैसे प्राप्त करने पड़ेंगे, मानव शक्ति और साधन सामग्री प्राप्त करने पड़ेगी, ऐसे सब विचारों को वो आगे बढ़ाता है। बीज बुने, अपने व्यवसाय, अपने जो मन में विचार आया है उसके लिए वो तैयारी शुरू कर देता है, कंपनी खोलने की प्रोसेस शुरू कर देता है, उसे बीज बोने की प्रक्रिया कहते हैं। इस तरह से कंपनी अस्तित्व में आती है, इसीलिए प्रवर्तक को मानस पुत्र कहा जाता है। ये कारण आपको परीक्षा में पूछ सकते हैं। प्राथमिक जांच, स्थापना के वैचारिक ख्याल विचार की जांच निष्णातों के द्वारा की जाती है। आय और खर्च का अंदाज लगाया जाता है और परिणाम संतोषप्रद हो तो विस्तृत जांच की जाती है। तो यहाँ पर इसने सोच लिया कि मुझे कंपनी खोलनी है, तो वो निष्णातों की मदद लेंगे और उसको बोलेंगे कि देखो आप प्राथमिक जांच कीजिए, जो मुझे ख्याल आया है, मुझे यह प्रोडक्ट बनानी है और इसके लिए मुझे इतने, मैंने ये अंदाज लगाया है, तो आप बताइए मुझे आय और खर्च, इस जगह पर कच्चा माल मिलेगा और ये सब क्या मैं इस कार्य को आगे बढ़ा पाऊँगा। तो फिर निष्णात है वो सब मिलके सोचते हैं और उनको अच्छा लगा तो वो आगे बढ़ने की कार्य शुरू करते हैं, और अच्छा नहीं लगा तो ये विचार यहीं पर स्टॉप कर देते हैं और प्रवर्तक नया विचार सोचता है। तो अगर अच्छा लगा, परिणाम संतोषप्रद लगा, तो आगे विस्तृत जांच की जाती है। और ऐसा लगा कि मुझे शुगर फैक्ट्री लगानी है, पर सूरत में शुगर फैक्ट्री लगाएंगे तो कच्चा माल, गन्ना जल्दी से मिलेगा नहीं, और गन्ना बारडोली तक लेने जाना पड़ेगा, तो मेरा भाड़ा और या माल लाने का कच्चा माल ही मुझे महंगा पड़ जाएगा, और मेरी शुगर 60-70 रुपये किलो हो जाएगी और बाज़ार में 50 रुपये किलो बिक रही होगी, तो मेरी शुगर कोई खरीदेगा नहीं, मतलब ये व्यवसाय संतोषप्रद नहीं है, तो वो स्टॉप किया जाता है। और बारडोली में अगर सोचे चलो शुगर फैक्ट्री डालनी है तो हाँ मुझे कच्चा माल आसानी से मिल जाएगा, तो व्यक्ति हाँ ठीक है इसमें संतोषप्रद लगा तो वो आगे बढ़ेगा और उसकी विस्तृत जांच करेगा, अलग अलग लोगों से मिलना, मशीनरी के बारे में जांच करना। और यदि विस्तृत जांच के लिए बिना आगे बढ़ा जाए तो विपरीत परिणाम, तो विस्तृत जांच करे बिना आप आगे बढ़ोगे तो विपरीत परिणाम, चलो खोल लिया बात हो गई, ऐसा नहीं। पहले बराबर जांच को, सरकार की नीति क्या है, कानूनी नियंत्रण क्या है, कच्चा माल कैसे मिलेगा, उसकी पूर्ति की स्थिति क्या है, सहायक सेवा क्या क्या मुझे प्राप्त होगी, सुविधा कैसे प्राप्त होगी, उसमें काम करने वाले कर्मचारी कैसे प्राप्त होंगे, मशीनरी कहाँ से, ये सब
निरीक्षण, इन सब की निरीक्षण और जांच करके आगे बढ़ा जाता है। विस्तृत जांच में चित्र स्पष्ट हो जाता है कि आगे बढ़ना है या ये काम बंद कर देना। तो विस्तृत जांच में आगे सोच लिया, उसके बाद साधनों की व्यवस्था, जो हमने सोचा उस प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए हमें कौन कौन से मशीनरी है, ज़मीन है, यंत्र है, औजार है, मकान है, ट्रैक्टर है या ज़मीन, खेत, ये सब हमें क्या 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 प्राप्त करना है उसके बारे में करार, वो प्राप्ति की जाती है, लोगों के साथ करार किया जाता है या उसको खरीदा बेचा जाता है, ऐसी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है। उसके बाद वित्तीय व्यवस्था, अब साधन और सामग्री खरीदने का सोच लिया है, करार करने का सोच लिया, सब विचार हो गए, तो स्थापना संबंधित आवश्यक खर्चों की, खर्च कितना कितना होगा उस और कितने रुपए की आवश्यकता होगी उस, और मुझे रुपए कहाँ से प्राप्त करने हैं, मुझे किस प्रकार से प्राप्त करना है, मुझे लोन लेनी है, उधार लेना है, डिबेंचर के द्वारा, शेयर के द्वारा, कितनी लोन लेनी है, कितने शेयर बेचकर पैसे चाहिए, कितने डिबेंचर के द्वारा पैसे चाहिए, कितने उधार पैसे चाहिए, ये सब वित्तीय व्यवस्थाओं का ध्यान भी रखा जाता है। ये 5 बातें सोचने के बाद अगर इस पांचों में वन बाय वन स्टेप है, यहाँ पर अच्छा लगा तो आगे बढ़े, यहाँ पर अच्छा लगा तो आगे बढ़े, यहाँ पर अच्छा नहीं लगा रुक गए, तो ये 5 वस्तु पूरी करने के बाद हम कंपनी की स्थापना करने का सोच सकते हैं। ठीक है, आज के लिए यहाँ तक।